देखो बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हम बायो के जितने भी चैप्टर हैं, हमारे 5 चैप्टर हैं, वो सारे कवर कर लेंगे। मेन क्वेश्चन आंसर जो डायग्राम बेस्ड होते हैं वो देखने हैं बस हमें। आ रहा है समझ में? और जर्नल सबसे बड़ी बात है, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं मैंने जिसमें डायग्राम बेस्ड हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन आते हैं। इन सबको कंपाइल करने में बहुत टाइम लग गया था, थोड़ा सा इधर उधर से अलग अलग जगह से इन कंटेंट को इकट्ठा करने में। बस तुम मेन पॉइंट होगे वो सुनते जाना और जो लगे वन वर्ड आंसर में उसे नोट करते जाना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, दो बात नीचे इसको क्रॉस करो। देखो बेटा, इधर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डायग्राम है हमारा, किसका है? क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्रॉस सेक्शन डायग्राम आता है और ये पेपर में भी आता है बहुत बार। मेन क्वेश्चन इस क्रॉस सेक्शन में क्या है? मेन पार्ट पहले देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में टिश्यू में तुम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, लाइकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सारे के सारे प्लांट सेल के अंदर के पार्ट होते हैं। और मेन किसका पार्ट होता है? ये प्लास्टिड का। याद है? प्लास्टिड के मेन 3 पार्ट होते हैं। प्लास्टिड के प्लास्टिड होता है हमारा, उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट देखो इसके अंदर है। तुम लोगों को पता है ग्रीन पार्ट जो होगा, ग्रीन पार्ट उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा नॉन ग्रीन पार्ट होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। और थर्ड पार्ट जिसे बोलते हैं, एक होता है प्लास्टिड, वो मेन पार्ट होगा हमारा। अब देखो, इस पूरे डायग्राम को अच्छे से देख लेना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्रीन डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन द सेल ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। ये वाले जितने भी ग्रीन डॉट हैं, ये छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट। कई बार क्या होगा, लेबलिंग ऑफ डायग्राम तुम्हें दे देगा और पार्ट्स भी पूछ सकता है, एरो करके पूछ सकता है ये कौन सा पार्ट है। तो याद रखना, ये डॉटेड पार्ट कौन सा है? सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट। सब लोगों को याद आएगा। दूसरा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल? मेन फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस। याद रखना, कौन सा पार्ट होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सब लोगों को याद है। मेन अगर प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का पूछा जाए तो क्या होता है? मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कौन सी गैस रिलीज करेगा? CO2, और बनाएगा क्या? ग्लूकोज। आ रहा है समझ में? ग्लूकोज का फॉर्मूला सब लोगों को याद है, C6H12O6। अब बात करते हैं, देखो दो तरह की रिएक्शन होगी, एक रेस्पिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। अगर मैं जर्नल की बात करूं, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज के साथ हम क्या करते हैं? O2। और अगर मैं बोलूं 6CO2 प्लस 6H2O, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब अगर मैं बोल रहा हूं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन सा पार्ट लिया जाता है? बेटा यहां पे लिखते हैं साइड में, पूरी रिएक्शन लिख देते हैं इधर ही। फोटोसिंथेसिस अब फोटोसिंथेसिस होगा किस पार्ट के अंदर? ये वाला पार्ट है हमारा, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे कलर का होगा? ग्रीन कलर का। और क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन सी चीजें होती हैं और कंडीशन होती है जब फोटोसिंथेसिस होना होता है? सनलाइट।
और फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है? रिएक्टेंट में क्या क्या होगा? एक वाटर और देखो प्लांट के मेन रिएक्टेंट जिनको वो यूज करके क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या होगा? रूट्स के थ्रू क्या लेगा? वो वाटर लेगा और इन्वायरमेंट से कौन सी गैस लेता है? CO2। तो जनरल अगर बात करें CO2 लेगा वो और साथ में क्या लेगा? वाटर लेगा और बनाएगा क्या? C6H12O6। ये एंडोथर्मिक होता है ना। अब बात करेंगे इसकी H2O। साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा? O2। बेटा देखो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड या प्लांट प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए तुम लोगों को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखनी है और बकायदा ये जो चीजें हैं उन्हें बताना है कि कहां पर यूज होंगे एज ए स्पेशल कंडीशंस में। अगर ये चीजें एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा। बकायदा एक क्वेश्चन देके तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया था। हमारे पास दो तरह के प्लांट है, एक प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, एक प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है। तो बकायदा वो कौन सी रिएक्शन होगी जो कि प्लांट परफॉर्म नहीं करेगा? कौन सी रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है किस पे? मनी प्लांट पे। दो प्लांट देके पूछा गया था, ए प्लांट ए और बी। दो तरह के प्लांट थे। मनी प्लांट एक जगह येलो कलर का था, एक जगह ग्रीन कलर का। पूछा गया था कौन से प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होगा। हमारे घरों में देखो हम लोग मनी प्लांट उगाते हैं, कई मनी प्लांट के पत्ते होते हैं बिल्कुल येलो कलर के होते हैं। मेन कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि वो अंधेरे में रखे जाते हैं और वहां तक सनलाइट नहीं पहुंचती। यानी क्लोरोफिल पिगमेंट भी बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या होता है? एक्टिव होता है। याद रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। दूसरा याद रखना, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब तुम लोगों ने देख लिया क्या है हमारा। ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आ रहा है समझ में? ये सारे वो वाले क्वेश्चन है जो इस डायग्राम से रिलेटेड आ चुके हैं पेपर में। कोई 2 नंबर में आया है, कोई 1 नंबर में आया है, कोई 3 नंबर में, सब्स्टिट्यूटेड पार्ट में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? वही पार्ट जो अभी तुम लोगों को बताया था। नॉन ग्रीन पार्ट होगा और ग्रीन पार्ट होगा। हमेशा याद रखना, जो ग्रीन पार्ट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इस डायग्राम से रिलेटेड मेन ये 3 क्वेश्चन पूछे गए और आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, व्हाट सब्सटेंस should you use to test for the presence of starch in the leaf section? ये भी आया हुआ है। कौन सा सब्सटेंस हम यूज करते हैं स्टार्च सेक्शन के लिए? तुम लोगों को पता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। या तो पोटैटो के अंदर पूछ लेगा या राइस के अंदर पूछ लेगा। स्टार्च की प्रेजेंस को कौन सा टेस्ट शो करता है? याद रखना, एक ही टेस्ट आता है। कौन सा? आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ये कैसे कलर का हो जाएगा? वॉयलेट कलर का। आ रहा है समझ में? वॉयलेट पर्पल कलर का। अगर एब्सेंट होगा तो ये आयोडीन क्या करेगा? ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। और आयोडीन सॉल्यूशन कलर देगा किसकी प्रेजेंस में? स्टार्च की प्रेजेंस में। अगर कोई भी 2 कंटेंट लिए जाए और पूछा जाए ये ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा, तो बताएंगे जो कलर दे रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। और जिसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं है उसके अंदर स्टार्च एब्सेंट है। इनडायरेक्टली स्टार्च ना बोल के क्या बोल दे? अगर वो बोल दे कार्बोहाइड्रेट तो भी हमारा आंसर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि स्टार्च क्या है? वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसे। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए भी सेम आंसर रहेगा और स्टार्च के लिए भी सेम आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो इस डायग्राम से आता है, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फिर वही क्वेश्चन, क्लोरोफिल मेन काम क्या करेगा? रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट में। वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। आ रहा है समझ में?
मेन प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट जो हम कहां पे काम में लेते हैं, आवर एनवायरनमेंट में पढ़ोगे ना, प्लांट को प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, और इसी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? जो उनको खा रहा होगा। हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही आ जाते हैं। कैसे? हम उनके फ्रूट्स काम में लेते हैं, और फ्रूट्स के अंदर कौन सी शुगर होती है? सर जी अभी बात करते हैं उसकी, मेरे को पता है। अब वो तुम कार्निवोर्स वाली कंडीशन में मत जाओ। प्राइमरी कंज्यूमर्स में भी आते हैं। वेजिटेरियन लोगों को हम कार्निवोर्स नहीं बना सकते। आ रहा है समझ में? हम लोग कंज्यूमर की जब बात करते हैं, डियर, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल है जो घास खा रहे हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही है। वो लोग क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हैं। हम लोग अगर हमारी बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर में ना देख के ह्यूमन बीइंग को एक स्पेशल जगह दी है, उन्हें टॉप कंज्यूमर में भी रखा जाता है। क्योंकि आदमी बोलते हैं ना, एक ऐसा जानवर है जो सबको खा जाता है। ऐसे ऐसे जानवर भी है जो आदमी को भी खा जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो बेटा इस डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता लग गए कौन कौन से आ सकते हैं। इस डायग्राम को बेटा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम भी तुम्हें आना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम भी आना चाहिए। सर बनाने को आ सकता है, इसको बनाना पड़ेगा। देखो वही बात कर रहा हूं बेटा। अगर क्वेश्चन देखो 3 या 3 से ज्यादा मार्क्स का है, किसका? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, तो ये डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा। सर जी टाइम वेस्ट नहीं होगा? बेटा टाइम वेस्ट नहीं है, वो पेपर देने ही तुम टाइम यूटिलाइज करने जा रहे हो, वो वेस्ट थोड़ी है। अरे मैं साइंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इधर, आ रहा है समझ में बेटा? अगर देखो एक दो चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आंसर भी दिए गए हैं, अपने आंसर को पैराग्राफ में ना लिख के ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में लिखना। आ रहा है समझ में? पैराग्राफ में आंसर बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जब पॉइंट्स में लिखोगे आंसर हाईलाइट होगा, और बकायदा अपने आंसर को, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो व्हाट आर द ग्रीन डॉट ऑब्जर्व्ड इन द सेल ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रीन डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो याद रहेगा बकायदा अपने आंसर के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं आंसर में, किसकी, जिसकी भी बात कर रहा है उस पार्ट को बकायदा बेटा क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। देखो सब लोग ब्लैक मार्कर या ब्लैक स्केच पेन जैसा भी सूटेबल हो या पेंसिल अपने साथ लेके जाते हो, अपने आंसर को हाईलाइट जरूर करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा है ये ग्रीन डॉट पार्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। अपने आंसर में बकायदा क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट को क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। अपना आंसर अगर 3 या 3 से ज्यादा का होगा तो डायग्राम बनाओगे। अपने आंसर को पैराग्राफ में ना लिख के किस में लिखोगे? पॉइंट्स में लिखोगे। इन चीजों को बेटा मेन ध्यान देना, इसलिए ये बार बार ये चीजें बता रहा हूं। और देखो हर एक लीफ की 2 लेयर रहेंगी मेन, कौन कौन से? एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। देखो टिश्यू तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। हमारे प्लांट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट और होते हैं। जो खाना बनाने का काम होता है वो कौन सा परमानेंट टिश्यू करता है? फ्लोएम। ये तो पता है ना, फ्लोएम और जाइलम क्या है? परमानेंट टिश्यूज है। 9th में पढ़े थे तुम लोगों ने। जाइलम क्या करता है? वाटर इनटेक की सप्लाई को पूरी करता है प्लांट के अंदर। आ रहा है समझ में? तो जाइलम और फ्लोएम किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स की जो मिड रिब रहती है, बीच की लाइन रहती है, इनमें प्रेजेंट रहते हैं। और अगर इनर लाइन की बात करें लोअर एपिडर्मिस में, तो इसके अंदर कौन से होते हैं? गार्ड सेल। पोजीशन ऑफ गार्ड सेल पूछी जाए लोअर एपिडर्मिस, अभी गार्ड सेल की बात करेंगे। और पोजीशन ऑफ जाइलम और फ्लोएम पूछे जाए तो आउटर और अपर एपिडर्मिस। आ रहा है? डायग्राम में याद रखना, जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे तो अपर एपिडर्मिस, और गार्ड सेल की बात करेंगे तो लोअर एपिडर्मिस। ये ध्यान रखना है बस तुम लोगों को। एक क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा मेन क्वेश्चन। ये बहुत बार बोर्ड के पेपर में एज इट इज पूछा जाता है गार्ड सेल का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम तुम लोगों को आना चाहिए बेटा गार्ड सेल का। गार्ड सेल को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह की कंडीशन होगा, एक ओपन और एक क्लोज कंडीशन। गार्ड सेल में कुछ नहीं करना। अगर ओपन कंडीशन की बात कर रहा है तो ये स्टोमेटल पोर की बात कर रहा है, और ये जो आउटर लाइनिंग में है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट।
अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर्स। ये हमारी कौन सी है? क्लोजिंग। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंडीशन में ये क्लोजिंग कंडीशन है, ये है ओपनिंग कंडीशन। किसकी? स्टोमेटल। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स के फंक्शन क्या है मेन? बेटा ध्यान दो इधर। स्टोमेटल का मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मेन स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस भी पूछेगा तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। बेटा याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वन वर्ड क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आंसर देना और अपने आंसर को बकायदा क्या करना है? अंडरलाइन करना है। दूसरा मेन क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इमेज यू सी दैट शोज ओपन स्टोमेटल पोर्स। जब स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, वही बताना है अपने आंसर में। स्टोमेटल पोर्स जब ओपन होंगे तो इसका मतलब क्या है? गार्ड सेल सराउंडिंग द पोर्स हैज स्वोलन एंड क्रिएटेड ओपनिंग। इस कंडीशन की बात कर रहा है। दूसरा मेन, एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन। देखो याद रखना, जब स्टोमेटल पोर की बात कर रहे हैं तो हम किसके गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? प्लांट की कर रहे हैं। तो प्लांट के गैसियस एक्सचेंज में अपना गैसियस एक्सचेंज मत लिख देना। इसमें इनटेक होगा किसका? CO2 का। और आउट कौन सी होगी? एग्जिट ऑक्सीजन। देखो फ्लो में हम ये गलती बहुत बार करते हैं और यहाँ आके पता लगता है हमने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दे दिया। और जब रीचेक कर रहे होते हैं ना, डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे से, नहीं बेटा ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये कॉमन मिस्टेक है। आपस में डिस्कस करते हो, इससे बेटर है पेपर को छोड़ने से पहले बेटा बाहर कोई माला लेके नहीं खड़ा कि 5 मिनट पहले जो आएगा उसे एक माला, जो आधे घंटे पहले आएगा वो फर्स्ट आ गया। कोई मैराथन नहीं होगी वहां पे। अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करके आओ। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा बातें नहीं। हाँ देखो, व्हाट कॉज स्टोमेटल पोर्स टू ओपन एंड क्लोज। बेटा क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जो स्टोमेटल क्लोज होते हैं और स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं? अच्छा चलो तुम्हें सब चीजें तो बता दी। जर्नल स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में एक पार्ट तो हमें पता लग गया क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। दूसरा पार्ट क्या होता है स्टोमेटा की वजह से? गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपीरेशन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट के अंदर होता है उसे बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? गार्ड सेल। अगर प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो स्टोमेटल पोर क्लोज रहते हैं और पानी के लॉस होने से बचाते हैं प्लांट को। और अगर ज्यादा होता है तो पानी को क्या करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट पानी को क्या करते हैं? प्लांट से बाहर निकालते हैं। सर्दियों के टाइम पे तुमने देखा होगा लीव्स वगैरह के अंदर वाटर ड्रॉपलेट रहती है नीचे, वो स्टोमेटल पोर्स ओपन रहते हैं उनके, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल जाए। दूसरी चीज देखो, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है। स्टोमेटल पोर्स टू ओपन एंड क्लोज कौन से कॉज रहते हैं? याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर या चेंज इन प्रेशर की वजह से क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। वही कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात कर सकते हैं या प्रेशर की बात कर सकते हैं। प्रेशर भी कौन सा बेटा? प्लांट की बात करोगे तो कौन सा प्रेशर होगा? याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्रेशर से अगर कोरिलेट कर रहे हो तो प्लांट के अंदर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और बोलते हैं ना जाइलम और फ्लोएम में पानी और वाटर क्या बोलते हैं? वाटर इनटेक जाइलम के अंदर में किस वजह से होता है? वाटर नीचे से ऊपर जाता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा एक्शन होता है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है? एक रीजन तो प्रेशर बताओगे, दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन। आ रहा है समझ में? कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर ऊपर जाता है। कैपिलरी बेटा, कैपिलरी एक्शन ऐसा होता है, पतली सी कैपिलरी है, अगर पूरे ग्लास में डिप करोगे ना तो उसमें वाटर लेवल क्या रहेगा? अपने आप राइज हो जाएगा एज कंपेयर टू ग्लास लेवल। इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और दो वाटर यानी सेम पार्टिकल के बीच में एक फोर्स भी होता है, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। सेम तरह के पार्टिकल में कोहेसिव लगता है और दूसरे में एडिसिव फोर्स लगता है।
तेरे बुक में कोई सी मेडिसिन अगर सुनने को मिले तब लगाना इनको। सुनने में तो अच्छा लगता देखो लास्ट क्वेश्चन ये तो डिस्कस अभी कर लिया था, हॉट कंडीशन में और ड्राई कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन में से जाने पहले हमारी बुक में एक मेन एग्जांपल लिया हुआ है अमीबा का। बेटा बहुत बार पेपरों में एज इट इज आया है अमीबा। अमीबा किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो डायग्राम तुम लोगों को आना चाहिए, याद रखना। देखो प्राइमरी कंडीशन, ये अमीबा है, फूड पार्टिकल है, और स्यूडोपोडिया बनाता है जिससे ये फूड को क्या करता है, कैच करता है, फूड को इंजेस्ट करता है और फिर डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है। ये चारों डायग्राम तुम लोगों को आने चाहिए। बेटा अभी तक जितने भी सिलेक्टिव डायग्राम देखे ये सारे तुम लोगों को घर पे बना के रफ कॉपी में एज इट इज प्रैक्टिस कर लेना। देखो बायो के अंदर अपना आंसर लिखोगे, ज्यादा इफेक्टिव आंसर कब लगेगा, डायग्राम के साथ। सर जी फिर कलर भी लेके जाना है। ये देखो इसकी बात नहीं। वेरी गुड। सर एक सवाल सर, हाँ सर सारे मोड बता दो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी बात करेंगे। ओ बात करते हैं उसके भी। अच्छा बेटा अभी इधर आ जाओ, ये देखो इस डायग्राम के अंदर जो रिलेटेड मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया है अमीबा का, कौन सा है, फैगोसाइटोसिस। ये रहा बकायदा बेटा ऐसे वर्ड जितने भी हैं उनको अंडरलाइन कर देना। अपना आंसर शीट देने से पहले एक बार पूरी आंसर शीट के अंदर आंसर सेपरेशन देख लेना वो कैसे हो रहा है, और उसके बाद आंसर सेपरेशन देखने के बाद क्या करोगे, अंडरलाइन करना मत भूलना। बकायदा अपने क्वेश्चन और आंसर को भी हाईलाइट कर देते हो, उसके बाद अंडरलाइन जरूर कर देना। ये सब लोगों को पता लग गया। स्यूडोपोडिया, ये देखो इस स्पेशल वर्ड है स्यूडोपोडिया। ये क्या कर रहे बोल रहे हैं, इसके टेंटेकल्स को बोल रहे हैं। मोहित अभी पूछूंगा मैं ये सारी चीजें। स्यूडोपोडिया और फैगोसाइटोसिस दो वर्ड अमीबा के केस में याद रखना। स्यूडोपोडिया क्या होता है, इसके टेंटेकल्स, और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो वर्ड और आएंगे आगे चल के, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब किसी भी चीज को अंदर लेना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब किसी भी चीज को बाहर निकालना। ये ऑस्मोसिस के अंदर भी आता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। सत्यम बहुत बोल रहे हैं। अब देखो आगे का एक क्वेश्चन देखो, प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ अमीबा इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम। कितने भी रहेंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। अमीबा का एक तो खुद एक साइज बहुत छोटा रहता है, और जितने भी जर्म सेल्स होते हैं या बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इसका मेन फूड होता है। दूसरा एक क्वेश्चन, रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन रोल क्या होता है, वैक्यूल हेल्प इन रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार सुना नहीं। देख लो बेटा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रेगुलेट द वाटर कंटेंट इन अमीबा, जो क्या करता है, इसके ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। अभी तुम लोगों को बताया था बेटा, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस अगर हम सिंपली देखें तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों ही कंट्रोल किससे होता है बेटा, अमीबा का खुद का कोई साइज नहीं होता। अमीबा का साइज होता किसकी वजह से है, उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है। वो कुछ भी लेता है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी लेगा साथ में, और जब डाइजेस्ट करके बाहर निकाले तो पानी ही निकालेगा। यानी उसका कंटेंट कंट्रोल कौन करता है, वाटर कंटेंट ही कंट्रोल करता है उसके डाइजेशन को। दूसरा मेन क्वेश्चन देखो, एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल इन अमीबा। बार बार वही एक क्वेश्चन है, कौन सा, फैगोसाइटोसिस। एक ही क्वेश्चन को बोर्ड में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, याद रखना इसे। लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, मोनिका। फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर जो बनता है बेसिकली किस लिए बनता है, बताओ जल्दी। फूड वैक्यूल जो अमीबा के अंदर बनता है वो किस लिए, देख लो सामने,
आज भी चश्मा लगा के नहीं आया है ना। ये बकायदा देखो, एंगल फूड पार्टिकल आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए फ्लूइड वैक्यूल फॉर डाइजेशन। देख लो बेटा, इसकी बात कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा। बेटा बातें नहीं, फूड वैक्यूल किस लिए हेल्प करता है? डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, ये याद रखना। अब देखो, अब हमारा मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा बातें नहीं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आयुष, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हो जाता है? सागर बेटा बातें देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमारा डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? माउथ से। ये रहा बक्कल कैविटी के साथ। बेटा इसलिए डायग्राम के साथ बता रहा हूं, ये डायग्राम तुम लोगों को बाकायदा बनाने हैं। आ रहा है समझ में? अपना आंसर रिप्रेजेंट करते टाइम ये डायग्राम बनाने हैं, और जो जो डायग्राम दिखा रहा हूं इनको नोट करते जाना कौन कौन से डायग्राम है। लास्ट में एक लिस्ट भी दे दूंगा बाकायदा। अभी तक हमने कौन कौन से देखे? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देखा है, गार्ड सेल देखा है, अमीबा देखा है, और फोर्थ डायग्राम ये है। अब देखो, डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से? माउथ से। उसके बाद फूड नीचे जाता है किसमें? फूड पाइप में, जिसे क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। याद रहेगा? उसके बाद फूड कहां आता है? स्टमक में। याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूं सबसे पहला पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हमारा फूड का कौन सा पार्ट सबसे पहले डाइजेस्ट होने लगता है? यहां से, और वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। आ रहा है समझ में? और जो दूसरा पार्ट डाइजेस्ट होने लगता है वो कहां से स्टार्ट होता है? स्टमक से। हम बोल सकते हैं यहां से प्रोटीन स्टार्ट हो जाएगा। बात करेंगे उसकी बात। अब देखो, स्टमक से सारा खाना डाइजेस्ट होकर कहां जाता है? कोई बोलता है पैंक्रियाज, कोई बोलता है लीवर, कोई बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, हमारा खाना डाइजेस्ट होके आगे कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैंक्रियाज और लीवर क्या है? इसके साइड में अटैच्ड पार्ट है। लीवर यहाँ पे अटैच्ड है और पैंक्रियाज ये है। ये याद रखना बेटा, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और ये पैंक्रियाटिक जूसेस और लीवर के बाइल जूसेस कहां पे इंसर्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आ रहा है समझ में? यानी इसके जो न्यूट्रिटिव जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इधर ऐड होते हैं। अब उसके बाद खाना किसमें गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा पार्ट है। इन दोनों पार्ट को जोड़ के हम बोलते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। आ रहा है समझ में? वैसे तो अगर एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पूछा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट एनस है। यानी अगर हम बोले कि ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट, तो ये पूरा हमारी किससे बनी हुई है? एलिमेंट्री कैनाल से ही बना हुआ है सब कुछ। क्यों? तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था जो टिश्यू वाले पार्ट होते हैं, इनके अंदर पूरी इसके अंदर टिश्यू क्या होते हैं? लगभग सेम मिलते हैं एलिमेंट्री कैनाल तक। लेकिन कुछ पार्ट होते हैं जिनमें सीलिया मॉडिफिकेशन है, कुछ पार्ट है जिसमें म्यूकस पार्ट है, वो मॉडिफिकेशन है। नहीं तो यहां से ओपनिंग है और यहां से क्लोजिंग है, ये पूरा एक ही पार्ट में आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में ओपन होता है किसमें? एनस में। तो अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट पूछे जाए तो कौन कौन से हैं? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। साइड पार्ट कौन से हैं जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम इंडल्ज करते हैं? याद रखना, लीवर मेन पार्ट और दूसरा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। अब लीवर के साथ दो पार्ट जुड़े रहते हैं, कौन कौन से? एक गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कौन सी होती है? गॉल ब्लैडर को मेन स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने का पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं बाइल डक्ट। आ रहा है समझ में? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को मेन हाथ से जोड़ने वाला पार्ट कौन सा होता है? पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी लीवर की होगी तो हम क्या बोलेंगे? बाइल डक्ट, और पैंक्रियाज की होगी तो पैंक्रियाटिक डक्ट। पूरा डायग्राम समझ में आ गया? बढ़े आगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। What is the main function of mouth in
द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उनको आंसर कैसे देना, देख रहा है, पॉइंट वाइज आंसर देना है। और उसके बाद मेन फंक्शन पूछे किसके, माउथ के। माउथ का मेन फंक्शन क्या है, इंजेक्शन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। एक सेंटेंस में तुम बता भी सकते हो कि माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ ए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन प्रोसेस। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हो गया, इंजेक्शन, यानी फूड को बॉडी में एंटर करा जाता है किससे, माउथ से। दूसरा पार्ट क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब चूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कटिंग वाला जो पार्ट होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन है। तीसरा पार्ट जब उसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, केमिकल डाइजेशन। और जब अपना आंसर लिखोगे तो इन पार्ट को क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। आ रहा है समझ में? देखो एक बच्चा आंसर देता है पूरे को एक ही पैराग्राफ में 3-4 लाइन में लिख दिया, और एक बच्चा उसी आंसर को हाईलाइट करके अगर पॉइंटों में लिख देगा। टीचर देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, टीचर बस इन पार्ट को देख के तुम्हें पूरे मार्क्स दे देगा कि उसने माउथ के सारे फंक्शन लिख दिए। कौन कौन से, इंजेक्शन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। दूसरा मेन क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा ये भी बोर्ड में आया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट अभी उस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करे गए हैं। बुक में भी नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा। जब तुम आ जाओगे ना पेपर में तब तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं करके आया। हम भी कैसे आ रहा है समझ में? देखो बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं। 3 पार्ट याद रखना बस इसके। कैसे याद रखोगे, डी, जे और आई। देखो बेटा इधर देखो, जिन लोग, मोनिका इधर देख लो, जिन पार्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन है, जनरल चीजें तुम लिख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा पार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा पार्ट होती है। और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की बात कर रहे हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। अब जिसको नाम ये याद ना रहे वो लोग क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शंस को कोलैप्स करके लिख देंगे। ड्यूडेनम का मेन पार्ट क्या होता है बेटा, इधर देख लो, ड्यूडेनम का मेन पार्ट होता है स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे कंटिन्यू डाइजेशन तक ले जाएगा, कहां तक, जहां तक लीवर इसमें अटैच हो रहा है। और लीवर भी क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूसेस और लीवर के बाइल जूसेस अटैच होते हैं इसी पार्ट में। तो अगर मैं जनरल सा डायग्राम बनाऊं, ये हमारा कौन सा स्टमक वाला पार्ट है, इधर तक ले जाएं। देखो यहाँ पे लीवर अटैच्ड होता है और यहाँ पे क्या अटैच्ड होता है, पैंक्रियाज अटैच्ड होता है इस तरीके से, और यहाँ पे लीवर अटैच्ड होता है। आ रहा है समझ में? देखो बेटा, अरे कोई नहीं, डायग्राम के लिए बताएं। स्टमक से नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी के 3 पार्ट होते हैं। कौन सा, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। अगर तुम DJI से याद रखोगे तो अपने आप याद आएंगे, और किसी को याद ना भी रहे तो क्या करोगे, लीवर, पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको कोलैप्स कर देना, साथ में जोड़ देना। जेजुनम कौन सा पार्ट होता है, देखो आंसर सबको पता है बेटा, अपने आंसर को प्रिसाइज करने का तरीका होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के, सत्यम बातें नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऐसे भी बता सकते हो, प्राइमरी और पहला पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम, मिडिल पार्ट कौन सा होता है, जेजुनम, और फाइनल और डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, इलियम। ड्यूडेनम कहां से कनेक्टेड रहता है, स्टमक से कनेक्टेड रहता है। बीच वाला पार्ट होता है जो रहता है वो कौन सा है, जेजुनम, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन के लिए काम में आता है, जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लास्ट पार्ट इलियम की बात कर रहे हैं, तो ये किससे कनेक्टेड रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहेगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे फूड के अंदर जितने भी विटामिन और मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। आ रहा है समझ में? अब आ जाओ, स्टमक का मेन रोल क्या होता है, स्टमक का मेन रोल क्या होता है हमारे डाइजेशन में, देखो जनरल बता सकते हो, मिक्सिंग, डाइजेशन,
और स्टोरेज। अभी बात करते हैं। देखो बेटा इधर हमारे पूरे स्टोमक के फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ये देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसकी बात करें, मिक्सिंग किस चीज की? गैस्ट्रिक जूसेस, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, जिसे क्या भी बोला जाता है बेटा। एमसीक्यू में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फूड को हम बोल देते, वर्ड दे देते काइम, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में मिलता है? काइम कहां पर मिलेगा? स्टमक में। याद रखना बेटा, काइम पार्ट पूछा जाता है। दूसरा, डाइजेशन मेन फंक्शन है किसका? डाइजेशन मेन फंक्शन है स्टमक का। इसमें क्या होता है? जितने भी एंजाइम है हमारे, प्रोटीन और पेप्टाइड्स, उनको तोड़ने का काम करते हैं। वो भी किसमें होता है? स्टमक के अंदर ही होता है। प्रोटीन्स के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे पार्ट्स में तोड़ना, यानी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उनको छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। यानी ये मान लो बड़ा प्रोटीन है, उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का काम कौन करेगा? पेप्सिन और पेप्टोन। जो तुम पेप्टोन्स बोल रहे हो ना, वो पेप्सिन ही होता है। आ रहा है समझ में? तीसरा, स्टोरेज। स्टमक मेनली क्या काम करता है बेटा? फूड को स्टोर करने का काम भी करता है, जो कि बाद में रिलीज हो जाता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तभी तुम लोग बोलते हो आज खाना दब के खा के आया, पेट बाहर निकल रहा है। बेसिकली होता क्या है? स्टमक में फूड ज्यादा स्टोर हो गया, यानी स्टमक एक तरह से स्टोरिंग ऑफ फूड भी करता है। आ रहा है समझ में? तो स्टमक का मेन पार्ट क्या होगा? मिक्सिंग, डाइजेशन और लास्ट स्टोरेज। बेटा क्वेश्चन देने का तरीका समझ रहे हो? ऐसे वर्ड ध्यान रखना। अब मेन पैंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है? मेन पैंक्रियाटिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? बेटा इधर देख लो, मेन पैंक्रियाटिक फंक्शन क्या क्या होता है? एक तो कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। याद रखना, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, अभी जिनकी बात करेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का हो या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का हो, मेन एंजाइम कौन रिलीज करता है? अच्छा मेरे को ये चीज बता दो, हम लोग एंजाइम बार बार बोल रहे हैं, ये एंजाइम बनते किससे हैं? कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं या फैट से बनते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। एंजाइम, एक चीज याद रखना, एंजाइम इज ए बायोमोलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। याद रहेगा, प्रोटीन्स के बनते हैं। अब देखो, पैंक्रियाटिक जूसेस कहां पे रिलीज होते हैं? ड्यूडेनम में। अभी बताया था 3 पार्ट होते हैं, व्हिच कंटेन एंजाइम लाइक अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। पैंक्रियाज के अंदर कौन से 3 एंजाइम मिलते हैं? कौन कौन से? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब देखो, अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। और ट्रिप्सिन किसको करता है? प्रोटीन्स को। अब बेटा अमाइलेज ये मत बोलना कि तुम्हें स्टार्च को करता है, वो स्टार्च भी बताया था तुम्हें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बेटा बातें नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, डाइजेशन का वो कौन सा पार्ट है जो तीनों चीजों को डाइजेस्ट करता है? कौन सा है? पैंक्रियाज। तीनों को डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को। दूसरा, ब्लड के अंदर शुगर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज 2 तरह के एंजाइम रिलीज करता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है, बताओ, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। सागर बेटा चुप रहना, सागर बताएगा ग्लूकागोन क्या करता है। बेटा शायद हंसते हंसते ही बता दो, इतनी देर से बहुत हंस रहे हो। हाँ बेटा, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? शुगर के लेवल को बढ़ाता है। जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, उनकी बॉडी में शुगर कंटेंट कम नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है।
इसलिए वो बाहर से इंजेक्शन लेते हैं किसके, इंसुलिन के। यानी उनका पैंक्रियास सही से काम नहीं कर रहा है, यानी उनका पैंक्रियास क्या रिलीज नहीं कर रहा है, इंसुलिन, इसलिए उन्हें बॉडी में बाहर से लेना है। तो बस एक वर्ड याद रख लो, इंसुलिन क्या करता है, शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, उल्टा करता है। What happens when the large intestine and what is the role of in digestion? Large intestine का काम क्या है? Fermentation? एक चीज याद रखना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेन पार्ट कौन सा रहता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन मेन काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फर्मेंटेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। देखो ये तीन वर्ड पकड़ के रखना बस। लार्ज इंटेस्टाइन मेन काम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, Colon. विलाई जो उसके अंदर इसको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विलाई जिसे बोलते हैं। तो याद रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेटा इधर देख लो, ये वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्पेशल ऐसे होते हैं, अब इतना टाइम लगेगा इसे ही बनाते रहेंगे, इन्हें बोलते हैं विलाई फॉर्मेशन। अच्छा सत्यम, ये विलाई क्यों एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, किस प्रोसेस से करेंगे, ऐसा क्या स्पेशल है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को इजी? एसिमिलेशन करते हैं। बेटा एसिमिलेशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, खाने में से सारे मिनरल्स और विटामिन को एक्सट्रैक्ट कर। ये क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये पॉइंट जरूर लिखना। ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन इजीली होता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसलिए मेन पॉइंट क्या बोला गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा फर्मेंटेशन। बेटा रुक जाओ, फर्मेंटेशन तुम लोग पीते हो ना, ये छोटे छोटे आते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होती हैं, याकुल्ट वगैरह, छोटी छोटी बोतल आती है याकुल्ट की, या सोया मिल्क वगैरह आते हैं। दूसरी बात करता हूँ बेटा, कर्ड खाते हो ना, दही लस्सी वगैरह पीते हो, ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं, मेन इकोलाई फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो वो डाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फर्मेंटेशन। याद रहेगा, इसी फर्मेंटेशन की वजह से इकोलाई जो हेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा मेन पॉइंट, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मैटर रहता है उसे स्टोर करने का काम करता है। स्टोर करने का काम इसलिए करता है क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्शन और असिमिलेशन वाला पार्ट होता है। अब आ जाते हैं जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन ओवर हो गया। यही डायग्राम था जो सबसे मेन, जिसमें हमने सारे पार्ट कंसीडर कर लिए, किसकी फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। अब आ जाता है हमारा कौन सा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये डायग्राम तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो, डायग्राम के अंदर बेटा मेन चीज जो पूछी जाती है पेपर में, याद रखना, हमारी बॉडी का अंदर जब रेस्पिरेशन, जैसे हमने बोला डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से, माउथ से, तो रेस्पिरेशन कहां से होता है स्टार्ट, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी से, ये नेजल पैसेज। अच्छा तुम लोगों को एक फेरिंग्स वाला पार्ट बताया था, एक ऐसा कॉमन पार्ट जिसमें नेजल कैविटी और हमारी बक्कल कैविटी जाके क्या करती है, मिलती है, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स। मोहित, लैरिंग्स क्या होता है, बेटा यही वाला पार्ट है, ये देखो, ये जो निकला हुआ है ना गले में, जिनके ज्यादा एक्टिव रहता है बार बार बातें करने में, है ना, इसी को ही बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स, और इसका नाम क्या है, लैरिंग्स।
और लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का मुख्य मतलब फंक्शन। बेटा इधर देख लो, सर जी मैंने तो एक होता है लैरिंग्स, अरे बातें नहीं, एक होता है लैरिंग्स और एक होता है फेरिंग्स। याद रखना, फेरिंग्स तो कौन सा पार्ट है जहां पे दोनों कैविटी मैच करेंगी, और इसके नीचे जो वॉइस बॉक्स है उसे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और थर्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो कि हमारे विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देते। आ रहा है समझ में, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है ट्रैकिया। यानी हमारा जो मेन विंड पाइप है कहां से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। आ रहा है समझ में, यानी हम ये बोलते हैं हमारी जो बेसल पाइप है उसको रिंग ये सर्कुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ट्रैकिया। ये देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद हमारे मेन फंक्शन रहेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन रहेंगे लंग्स के। बेटा खोल देना, लगा दिया मैंने, अगर दूसरी बनानी है तो बना लेना। देखो लंग्स के अंदर बेटा मेन पार्ट याद रखना, हमारे रेस्पिरेटरी की मेन फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी, बेटा इधर देख लो, मेन फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी, एल्वियोलाई। याद रहेगा मोनिका, एल्वियोलाई। यानी अब देखो हमारे लंग्स कितने होंगे, 2 है ना, जिसके ज्यादा हवा भर जाती है उसके 3 हो जाते होंगे। हाँ सर, अच्छा देखो जनरल बात करते हैं, लंग्स कितने होते हैं, 2। अब देखो लंग्स को इस तरह से डिवाइड करके दिखाया, एक तरफ का इसका स्केलेटन दिखाया, यानी आउटर कवरिंग जो होगी वो कौन सी होगी, रिब्स होगी। यानी लंग्स को बचाने का काम स्केलेटन में कौन करता है, रिब्स करती है। दूसरा इधर ध्यान देना, ये हमारी रिब्स हैं, नीचे कुछ रिब्स होती हैं जो एक साइड से जॉइंट रहती है, दूसरी साइड से जॉइंट नहीं रहती, उन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। कई लोगों के ये फ्लोटिंग रिब्स, बेटा छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखा है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उनकी ये रिब्स अलग से दिखती है। कई लोग अपनी पता है अपनी फ्लोटिंग रिब्स भी चेक कर सकते हो, ये 12-13 रिब होती है ना यहाँ की। जिन लोगों को, अरे जो लोग माल न्यूट्रिटेड होते हैं, खाना कम खाते हैं, चिप्स कुरकुरे ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के साथ दिखती है। अच्छा बेटा अभी इधर आ जाओ, अरे बातें नहीं सर डायग्राम। बेटा ध्यान दो थोड़ा सा, डायग्राम बाद में बात करेंगे, तेरा क्वेश्चन भारी होगा। नहीं, ये ट्रैकिया और हाँ सर ट्रैकिया और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बेटा हो गया जब तू बातें कर रहा था। डायग्राम बेटा इधर देखो, डायग्राम हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और हमेशा याद रखना, ये डायग्राम क्या होता है, बिल्कुल जहां पे हमारे लंग खत्म होते हैं वहां पे हमारा एक डायग्राम होता है, और ये इनहेल और एक्सहेल में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी हमारी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, डायफ्राम। बेटा कई लोगों के एक्सीडेंटल केसेस में, अरे एक्सीडेंटल केसेस में कई लोगों के लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, क्यों, याद रखना। इधर दो सत्यम, इधर ध्यान दे। ये डायफ्राम में क्या होता है, हमारी रिब्स क्या होती है, हमारे ही डायफ्राम में एंटर कर जाती है। यानी ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, हमारी रिब्स क्या करती है, अगर डायफ्राम में इंसर्ट हो जाती है तो ये ब्रेक हो जाता है, जिससे इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होने लगता है, और वो लंग की कैपेसिटी यानी लंग का जो काम होता है एक्सहेल इनहेल का, वो नहीं कर पाता। इसलिए उनके लंग्स में क्या भर जाता है, पानी भरने लग जाता है, और उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। इसलिए डायफ्राम, बेटा डायफ्राम बोला जाता है, बस एक ही जगह से पंचर रहता है यहाँ पे बीच में से, जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा होता है। आ रहा है समझ में, और थोड़ा सा बताएंगे बाद में। नहीं, हाँ बोलो सर, अस्थमा कैसे होता है, अस्थमा में ये ब्रोंकाइटिस वगैरह होती है ना, इसमें पानी भर जाता है। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई और ब्रोंकाइटिस, इसके अंदर पानी भर जाता है। कोई इनहेलर, अब बात करते हैं उसकी। अच्छा बेटा अब इधर आ जाओ क्वेश्चंस में। प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन कौन से हैं बेटा, देख लो, नाम देने हैं बस। प्राइमरी इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी, लंग्स। मेन पार्ट क्या है यहाँ पे, लंग्स है, याद रखना।
कौन सा होगा? लंग्स। दूसरा मेन पार्ट, एक तो लंग्स हो गया, देखो कई बार लंग्स को पेयर फॉर्म में भी लिख देते हैं, लंग्स इन अ पेयर। बाद में चले जाना। अब इधर आ जाओ, दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? पेयर। मेन फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वही गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। प्लांट में जो था हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा। ऑक्सीजन इनटेक है और एक्सहेल क्या है? CO2। हाउ डज द डायफ्राम हेल्प इन ब्रीथिंग? देखो बेटा, जिसकी हम बात कर रहे थे, डायफ्राम हेल्प कैसे करता है ब्रीथिंग में? विशेष डायफ्राम देख लो, ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करता है। बेटा ये याद रखना, जो डायफ्राम की मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फ्लैट होती है। यानी अगर हम ये डायफ्राम बोल रहे हैं, बॉडी में हमारे मान लो ये डायफ्राम है, अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो ये क्या होगी? फ्लैट होगी, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब एक्सहेल होगा तो दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट की केस में हम एक्सहेल करेंगे और जब फ्लैटन हो जाएगा तो इनहेल करेंगे। आ रहा है समझ में? कैविटी यानी रिलैक्स और एक्सहेल की कंडीशन में याद रखना। डायफ्राम के बकायदा अगर देखो, डायफ्राम इज ए मसल कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन व्हेन यू इनहेल। जब हम इनहेल करेंगे तो ये हमारा डायफ्राम था, इनहेल करेंगे तो ये क्या होगा? फ्लैट होगा। फ्लैट होगा तो वॉल्यूम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। किस कंडीशन में होगा? ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में, यानी डायफ्राम नीचे से खींचेगा। आ रहा है समझ में? जब डायफ्राम दोबारा नीचे से लूज होगा तो वॉल्यूम की कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी कम होगी। हम क्या करेंगे? एक्सहेल करेंगे। बताया था बेटा, ये प्रोसेस लिखने पड़ेंगे इनहेल के और एक्सहेल के। 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो, इसे भी डिवाइड करके। कैसे? एक पॉइंट बना सकते हो, इनहेल यानी कंडीशन ऑफ डायफ्राम इन किसमें? इनहेल कंडीशन में क्या होगी, और दूसरा एक्सहेल कंडीशन में। डायरेक्ट बता सकते हो, इस कंडीशन में डायफ्राम कैसा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कोई नहीं, अपनी राइटिंग अच्छी कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और इसमें क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। बेटा राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना। जिन लोगों की राइटिंग माशाल्लाह है उन्हें बहुत अच्छी, ये देखो बहुत अच्छे से पता होगा। अरे देखो, अब एक दिन में राइटिंग, अरे मेरी बात सुनो, एक दिन में राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन प्रॉपर गैप करके अपना आंसर को देना। आ रहा है समझ में? गैपिंग का बहुत ध्यान रखना बेटा। सारे आंसर 2 पन्ने में नहीं लेने हमें। आ रहा है समझ में? चलो अब इधर आ जाओ। अब बेटा इधर आओ। अरे बातें नहीं, अब देखो इधर, What are alveoli and the important respiratory system? बेटा इधर देखो, alveoli क्या होते हैं? टिनी एक लंग स्ट्रक्चर है जिसमें गैसियस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मेन रेस्पिरेटरी फंक्शनल यूनिट जो होंगी वो भी क्या रहेंगी? alveoli रहेंगी। सीलिया और म्यूकस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा। सीलिया और म्यूकस हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं? आव्या, सीलिया कहां प्रेजेंट होते हैं? अभी हमने मिलाए बोला था, कहां प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। कौन सी? लार्ज में। और सीलिया कहां प्रेजेंट रहते हैं? सामने लिखा तो हुआ है, ये रहा सीलिया। सीलिया आर द टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइनिंग इज ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा इधर ध्यान दो बेटा, अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, हम लोगों को बाहर अरे हम लोग क्या है, बाहर निकालते हैं। हमारे दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अब हम लोगों को बाहर से के जम्स से बचाने के लिए मेन फंक्शन सीलिया कहां पे लगा होता है? बेटा ये जो ट्रैकिया बताया था हम लोगों ने, पाइप की बात करी थी, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक नहीं है, अभी रेस्पिरेशन चल रहा है। म्यूकस
बेटा म्यूकस किसको बोलते हैं? हम लोग जो बोलते हैं ना सर्दी में हम लोग वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। क्या आवाज ज्यादा है? हाँ ये किसने चला रखा था? अब सही है? अच्छा अभी इधर देखो बेटा, बातें नहीं, अरे बातें नहीं, सीलिया आ जाए। अरे बातें मत करो, तुम लोगों को बोल रखा है ना यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड होंगी बस। अब इधर देख लो, सीलिया आर द टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइनिंग इन दी, हाँ देखी जाएगी मेरे को कंडीशन चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं देख लेंगे। अच्छा बेटा इधर देखो, दे मूव इन ए कोऑर्डिनेटेड वेव टू पुश द म्यूकस और ट्रैप्ड इन अ पार्ट। बेसिकली क्या है, हमारा जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सीलिया। सीलिया क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को होल्ड करने का काम करता है। और म्यूकस क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट रेस्पिरेटरी जो भी वेस्ट होता है वो निकलता है, वो सीलिया को होल्ड जो करके रख रहे हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं। हम लोग बार बार जो थूकने का काम करते हैं ना, खराश, वो म्यूकस होता है बॉडी का, जो बॉडी के रेस्पिरेटरी वेस्ट को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ये वो चीज है जिसकी, अब देखो बेटा इधर देखो, मतलब कौन गिर जाएगा? बेटा इधर देखो, म्यूकस, अरे इधर ध्यान दो, म्यूकस इज ए स्टिकी सब्सटेंस दैट ट्रैप डस्ट, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। बकायदा ये पूछा गया है कई बार, याद है ना? एक म्यूकस हम कहां पढ़ते हैं? हमारी गैस्ट्रिक यानी स्टमक की इनर वॉल की बात करते हैं, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस कहां आएगा? ट्रैकिया और विंड पाइप के अंदर। आ रहा है समझ में? अब देखो हमारा दूसरा सिस्टम खत्म हो गया, अब कौन सा सिस्टम आ गया? ब्रेक। अरे ये पूरे चैप्टर खत्म करके ब्रेक करेंगे ना। हाँ सर मैं तो बैठूंगा। एक चैप्टर खत्म कर लो। 5 मिनट का ब्रेक। बेटा तू ब्रेक ही ले रहा है, चिंगम चबा रहा है, हाथ फोल्ड करके बैठा है, ये क्या है? मैं तो आगे जा रहा है, मैं 8 बजे तक बैठूंगा। अच्छा अब इधर ध्यान दे बेटा, बातें नहीं, इधर ध्यान देखो, ये कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम।